हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभिषेक कोटवाल में। आज हम नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे आपके सामने। और मैंने पहले 3 लेक्चर डाल दिए हैं इस यूनिट के। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसका नाम था स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। सदिश एवं अदिश क्षेत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 लेक्चर डाल दिए। हमने डाइवर्जेंस, कर्ल पढ़ लिए थे, समझो ना। सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र की प्रवणता वगैरह, जो भी प्रवणता थी, अदिश प्रवणता, ये पढ़ ली थी हमने। हम आज आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट यूनिट है, उसका अगला टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, जिसका नाम है फ्लक्स। तो फ्लक्स होता क्या है? देखो, फ्लक्स के बारे में आपने विद्युत फ्लक्स हुआ, चुंबकीय फ्लक्स हुआ, इनके बारे में आपने सभी ने 12वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। सभी ने आपने 12वीं क्लास में इनके बारे में पढ़ लिया होगा। फिर भी हम आज नए टॉपिक फ्लक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स इससे अगला जो टॉपिक आएगा ना, फ्लक्स से अगला टॉपिक जो आएगा वो फ्लक्स से ही रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग होगा, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले हम फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स के बारे में आपने 12वीं क्लास में पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता था कि किसी एकांक पृष्ठ लेते थे, कोई अल्पांश पृष्ठ लेते थे, और वो कैसा होता था? क्लोज होता था। क्लोज अल्पांश से क्लोज पृष्ठ लेते थे। उस अल्पांश से क्लोज पृष्ठ को या तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, या हम चुंबकीय फील्ड में, मतलब कोई सा तो क्या लेते थे? क्षेत्र लेते थे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे या मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, और उस पृष्ठ को क्या रखते थे? उसमें रखते थे। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया आपने, इसकी डायरेक्शन आपके पास में ये हो जाएगी। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है, और माइनस जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें प्रवेश करती है, करती नहीं करती? मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसकी डायरेक्शन हो रही है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इस प्रकार से समझो ना, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इधर कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। हम क्या करते थे कि कोई अल्पांश पृष्ठ लेते थे, बंद पृष्ठ, और उस बंद पृष्ठ को इसमें रखते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखते थे? किसी बंद पृष्ठ को रखते थे, और बंद पृष्ठ को रख करके हम देखते थे कि उस पृष्ठ से, अल्पांश पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही है। जितनी बल रेखाएं निकलती थी वो ही क्या होता था आपके पास में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, विद्युत फ्लक्स होता था, जिसे किससे प्रदर्शित करते थे? फाई ई से प्रदर्शित हम करते थे। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ही तो होता है। फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र लेते हैं हम, उस क्षेत्र में किसी अल्पांश पृष्ठ को रखते हैं, जिसका क्षेत्रफल तुम डीए ले लो, डीए वेक्टर ले लो, डीए वेक्टर आपके पास में उसका अल्पांश क्षेत्रफल ले लो। किसी क्षेत्र में हम जब किसी अल्पांश पृष्ठ को रखेंगे, जैसे कि कोई क्षेत्र ले लिया, जैसे कि अभी तो मैंने प्रदर्शित किया है कि ये कौन सा क्षेत्र लिया है हमने? विद्युत क्षेत्र लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये फील्ड ले लिया हमने। तो इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन कोई भी क्षेत्र ले लो, एनी क्षेत्र ले लो, मान लेते हैं उसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर कोई भी आपने क्या ले लिया? क्षेत्र ले लिया। ए वेक्टर कोई क्षेत्र ले लिया आपने, तो इस क्षेत्र में हमने क्या रख दिया? कोई अल्पांश पृष्ठ रख दिया। तो जितनी बल रेखा है, हमने ये नहीं बताया है कि विद्युत बल रेखा है, क्योंकि विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा ऐसे यदि डिनोट कर देते हैं हम, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में चले जाता है। लेकिन कोई भी हमने अब क्या लिया है? फील्ड लिया है। उस फील्ड से जितनी बल रेखाएं आपके पास में इस पृष्ठ से होकर के निकलेगी, उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? आपके पास में फ्लक्स कहलाएगी। आपके पास में समझ में आ गया होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तुम्हें समझ में आ गया विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कि विद्युत एकांक पृष्ठ या अल्पांश बंद पृष्ठ को, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई भी एकांक बंद पृष्ठ को विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखने पर, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखते हैं इस एकांक धन पृष्ठ, जो एकांक जो पृष्ठ लिया है, अल्पांश जो पृष्ठ लिया है इसको, तो इससे जितनी बल रेखा है, जितनी विद्युत बल रेखा है इससे निकलेगी, इससे पास होगी, वही क्या कहलाएगा? आपके पास में विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ध्यान से समझो कि
हमने क्या लिया है, कोई अल्पांश बंद पृष्ठ लिया है। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी अल्पांश बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। देख लो ना कितनी बल रेखा इससे होकर के गुजर रही है इस अल्पांश पृष्ठ से। देखो 3 बल रेखा आपके पास में होकर के गुजर रही है, तो इसका फ्लक्स का मान पूछे ना आपसे कि फ्लक्स का मान कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जितनी विद्युत बल रेखा है आपके पास में उस पृष्ठ से होकर के गुजरेगी ना, वही क्या कहलाएगा, उसका फ्लक्स कहलाएगा आपके पास में। विद्युत, यदि विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो फ्लक्स के बारे में आपको पता लग गया कि किसी अल्पांश बंद पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। इसके पश्चात टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स का। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स भी मैंने आपको बता दिया कि विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से डिनोट इसको करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, इस ए वेक्टर के स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र लिया जाएगा और विद्युत क्षेत्र में इस अल्पांश बंद पृष्ठ को रखा जाएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस अल्पांश बंद पृष्ठ को किस प्रकार से रखते हो तुम। इस अल्पांश बंद पृष्ठ को इसके तल पर रखते हो या इसके लंबवत रखते हो विद्युत बल रेखाओं के, या किस कोण से रखते हो। मान ली जाए कि इस अल्पांश पृष्ठ को, ये विद्युत बल, ये तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी आपके पास में। इस अल्पांश बंद पृष्ठ को आपने ऐसे रख दिया, थीटा कोण पे रख दिया। किस पे रखा हुआ है, ये थीटा कोण पे रखा हुआ है। तुम्हें बता दूं मैं कि जो अल्पांश क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है ये एक सदिश राशि ही होती है, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है जिसके कारण से इसकी जो डायरेक्शन होती है क्षेत्रफल की, वो क्या होती है, किसी तल के लंबवत होती है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, अभी ये आपके पास में बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये भी एक क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल है इसका, इतना क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल की एक सदिश राशि होती है क्षेत्रफल, तुम्हें पता है। और इसकी जो दिशा होगी मुझे बता, तल के लंबवत होगी कि नहीं होगी, इसकी दिशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है। इसी प्रकार से ये भी एक पृष्ठ है, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल माना है तुमने, कितना माना है, डीए वेक्टर माना है। तो इस क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी आपके पास में, वो क्या होगी, इसके तल के लंबवत होगी। लेकिन आपने थीटा कोण पर रखा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, किधर भी, है ना। तो थीटा कोण पर रखा हुआ है, देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, डी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा आपके पास में, मुझे बताओ, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत है इसलिए डी फाई ई आ जाएगा। डी फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डॉट डी ए वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मुझे बताओ कि ई डॉट डी ए वेक्टर आ जाएगा ना, नहीं आएगा क्या। देखो विद्युत क्षेत्र और डी ए वेक्टर का अदिश गुणनफल किया हुआ है, वही क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ई डॉट डी ए वेक्टर को तुम आगे खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये थीटा कोण मुझे बता सकते हो आप, थीटा कोण किन किन के बीच का होता है। थीटा कोण होता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्पांश क्षेत्रफल के मध्य का कोण। बताओ, अल्पांश क्षेत्रफल और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य का कोण थीटा है, यही कोण वो थीटा होता है। आपके पास में यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल लेते हैं, संपूर्ण फ्लक्स का मान निकाले कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, बंद पृष्ठ और फाई ई, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब फाई ई आ जाएगा आपके पास में, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इसके बारे में और बताऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है आपके पास में, वो अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। इसका जो मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो होता है वेबर। क्या होता है, वेबर इसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेबर इसका मात्रक होता है। और निकालना चाहो इसका मात्रक तो तुम्हें पता है कि मात्रक किससे निकालते हैं, हम फॉर्मूला से ही निकालते हैं। देखो फाई ई फ्लक्स इक्वल टू कितना क्या है आपके पास में, ई डॉट डी
ई मतलब इसको पूर्ण रूप में लिखे तो मतलब विद्युत क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल का ही तो गुणनफल है एक तरह से, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, यही तो है आपके पास में। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बताओ? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एकांक आवेश पर, एकांक धनप्रक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो बताओ फोर्स का मात्रक कितना होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक कितना होता है? कूलम। तो इसका कितना हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलम। और एरिया, एरिया आपके पास में दो लंबाइयों से, दो दूरियों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इसका कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। आप और भी इसका मात्रक निकाल सकते हो, कैसे कि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? आपने न्यूटन इंटू जो मीटर होता है किसका मात्रक होता है मुझे बताओ? जूल, जूल के बराबर होता है ना, एक न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, तो जूल मीटर अपॉन कूलम, ये भी इसका मात्रक हो सकता है। तो फॉर्मूला से इनका मात्रक निकाल सकते हो। तो ये आपके पास में विद्युत फ्लक्स के बारे में इतनी ही जानकारी आपको होना आवश्यक है। हम इसके बाद में अगले टॉपिक को विचार करते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है अपना वो है इससे ही रिलेटेड है बिल्कुल। यदि ये समझ में आ गया ना तो अगला टॉपिक बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक मैं बताता हूँ क्या है। अगला टॉपिक का नाम है आपके पास में सदिश अभिवाय। सदिश अभिवाय, सदिश अभिवाय एवं सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। ये आपके पास में अगला टॉपिक है अपना। अगला टॉपिक ये है। तो देखो सदिश अभिवाय होता क्या है मुझे बताओ, सदिश अभिवाय होता क्या है? तो मैंने बताया था कि जो सदिश अभिवाय होता है ना आपके पास में वो क्या होता है? तो सदिश अभिवाय जो होता है फ्लक्स जैसा ही होता है। मैंने इससे पहले फ्लक्स क्यों पढ़ाया? क्योंकि फ्लक्स से कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है, एकदम सेम टू सेम एकदम मिलता जुलता है फ्लक्स से। लेकिन इसमें इसको कैसे परिभाषित किया जाता है सदिश अभिवाय को? तो सदिश अभिवाय को परिभाषित करने के लिए तो पहले तो सदिश क्षेत्र पृष्ठीय समाकलन के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। सदिश अभिवाय को सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन द्वारा परिभाषित किया जाता है। और किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि आपने देखा होगा कि धरातल पर बहते हुए नदी के पानी को, धरातल पर बहते हुए नदी के पानी को तो बहता हुआ है मुझे बताओ तो उसका कोई ना कोई तो वेग होगा। तो मान लेते हैं कि धरातल पर बहते हुए कोई धरातल पर बहता हुआ नदी का पानी है, तो उस पानी का प्रवाह मान लेते हैं हम v वेक्टर है। और मान लेते हैं कि ये कोई पानी बह रहा है नदी का इस प्रकार से इस डायरेक्शन में बह रहा है, और जिसका वेग मान लेते हैं हम p वेक्टर है। और हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से फ्लक्स में एक पृष्ठ की कल्पना करते थे अल्पांश पृष्ठ की, इसमें भी एक अल्पांश पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसमें एक आयताकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं इस प्रकार से। आयताकार एक फ्रेम है उसकी कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। ये आयताकार फ्रेम की कल्पना कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन इधर है और वेग की डायरेक्शन इधर है। और मान लेते हैं ये कितने कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। तो मुझे बताओ इसमें आपसे पूछूं कि ये क्या है? पानी का प्रवाह है, नदी के पानी का प्रवाह है, इधर बह रही है नदी का पानी। तो मैं पानी का फ्लक्स पूछूं कि पानी का फ्लक्स कितना होगा, तो इस आयताकार फ्रेम से जितनी पानी की मात्रा गुजरेगी वही तो पानी का फ्लक्स कहलाएगा आपके पास में। इस आयताकार फ्रेम से डीए अल्पांश का जो आयताकार फ्रेम लिया है आपने, इससे जितनी पानी की मात्रा गुजरेगी वही पानी का कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। तो आपके पास में इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स कितना होगा मुझे बताओ? फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स हो जाएगा आपके पास में बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। अल्पांश प्लस की बात करते हैं तो डी फाई आ जाएगा, क्योंकि अल्पांश पृष्ठ से होकर के गुजर रहा है अल्पांश। और संपूर्ण के लिए क्या कर लेंगे हम? समाकलन कर देंगे। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। बी डी ए कॉस थीटा, थीटा कोण पर स्थित है इसलिए आपके पास में ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है? बी वेलोसिटी है आपके पास में, बी क्या है? वेलोसिटी है। ये आपके पास में क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। तो बी और आपके पास में किसका बीच का कोण है? अल्पांश क्षेत्रफल के
बीच के कोण है। अब जिस प्रकार से फ्लक्स में आपके पास में 3 कंडीशन बनी थी, 3 कंडीशन बन सकती थी फ्लक्स में कि थीटा कोण पर आपने पृष्ठ को रखा था, आप इस पृष्ठ को लंबवत भी रख सकते थे, समझ रहे हो ना, इसके समांतर भी रख सकते थे। अब मुझे बता, इस आयताकार फ्रेम को यदि पानी के प्रभाव की दिशा इधर है, इस आयताकार फ्रेम को हम ऐसे रख दें, मुझे बताओ आयताकार फ्रेम को हमें ऐसे रख दे, मतलब पानी के प्रभाव के लंबवत रख दे, तो केस फर्स्ट इसमें क्या बनेगा मुझे बताओ। केस फर्स्ट इसमें बनेगा कि यदि आयताकार फ्रेम को हम पानी के प्रभाव के लंबवत रखते हैं, पानी के प्रभाव के लंबवत रखते हैं, तो बी की डायरेक्शन तो चेंज होगी क्या, बी की डायरेक्शन तो ये रहेगी, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी की डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है उसके तल के लंबवत होती है, तो तल के लंबवत आपके पास में इधर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बी की डायरेक्शन में। मुझे बताओ बी और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये होती है कि पानी के प्रभाव की दिशा के लंबवत रखा जाए आयताकार फ्रेम को। यदि पहली कंडीशन लिख सकते हो कि यदि आयताकार फ्रेम को पानी के प्रभाव की दिशा के लंबवत रखे, अर्थात थीटा बराबर के 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स, मुझे बताओ कि इसको लंबवत रखोगे तो सबसे ज्यादा पानी की मात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और जितनी ज्यादा पानी की मात्रा निकलेगी उतना ही तो अधिक फ्लक्स होगा, तो सबसे अधिकतम फ्लक्स 0 पर प्राप्त होगा। इसको सूत्र से भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे आप, तो बी डी ए cos 0, मुझे बताओ cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो फ्लक्स आ जाएगा आपके पास में बी डी ए। बताओ अधिकतम आया कि नहीं आया, अधिकतम आया कि नहीं आया। अब मान ली जाए केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका, केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड ये हो सकता है कि इस आयताकार फ्रेम को हम लंबवत न रख करके इस पानी के प्रभाव के तल पर रख दे, तो मुझे बताओ कि क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी, बी की डायरेक्शन तो इधर ही है, तो बी और क्षेत्रफल सदिश डीए के मध्य में कितना कोण बनेगा मुझे बताओ, 90 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी थीटा बराबर 90 डिग्री पर, तो कितना आ जाएगा, फाई बराबर के बी डी ए cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो फ्लक्स कितना आएगा आपके पास में 0। आप सोच भी सकते हो यार, आप सोच भी सकते हो, यदि तुम इस आयताकार फ्रेम को उसके तल पर रखोगे पानी के प्रभाव के तल पर, तो मुझे बताओ पानी क्या इससे गुजरेगा क्या, नहीं गुजरेगा, बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। फ्लक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपके पास में, 0 प्राप्त होगी। तो ये आपके पास में सदिश अवबाह्य के बारे में हो गया इतना। फिर आपके पास में अगला है इसमें सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, की सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन किस प्रकार से किया जाता है, इतना आप नोट करो, आगे हम पढ़ाएंगे। अब इससे अगला टॉपिक है सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन। तो सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन से पहले इसको नोट कर लो। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है एकदम ही, इसको नोट करो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखा करो जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्किप कर जाते हो वीडियो को और वहां पर अच्छी बातें बताई जाती है और आपके फिर समझ में नहीं आता, फिर आगे फिर आप ये बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। इसको उतारो। उतार लिया, चलो। अरे भाई साहब कहाँ जा रहा है, देखो अब आगे बढ़ते हैं हम। सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन क्या होता है। सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है आपके पास में कि फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्या होता है ये सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, इसे बोलते हैं। सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन इसे ही बोलते हैं, ध्यान रख लेना। सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, कोई सदिश क्षेत्र लेते हैं। मतलब क्या होता है सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन में, सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन में मतलब ये होता है कि वेक्टर जो है आपके पास में जो सदिश क्षेत्र है,
वो कितना लिया जाता है, सदिश क्षेत्र आपके पास में ए वेक्टर लिया जाता है। इसमें ये परिभाषित नहीं किया जाता है कि सदिश क्षेत्र आपके पास में बी वेक्टर है या ई वेक्टर है, समझ रहे हो ना। आप इनको बाद में रखते हो कंडीशन बना करके कि सदिश, सबसे पहले सदिश क्षेत्र के ये पृष्ठीय समाकलन में क्या लेते हैं, सदिश क्षेत्र ही लेते हैं और उसको क्या मानते हैं, ए वेक्टर। तो आपके पास में फ्लक्स कितना आएगा मुझे बताओ, फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही तो आएगा। या क्षेत्रफल अल्पांश, तो अल्पांश क्षेत्रफल तो मैंने डी वेक्टर लिया तो डी वेक्टर आएगा आपके पास में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब केस इसमें बनता है, केस क्या बनता है, फर्स्ट केस ये बन जाता है कि यदि आप सदिश क्षेत्र के स्थान पर इलेक्ट्रिक क्षेत्र लो, मतलब विद्युत क्षेत्र लो, विद्युत क्षेत्र लोगे तो आपके पास में कौन सा सूत्र प्राप्त होगा मुझे बताओ, ई डॉट डी ए वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है आपके पास में किसका फॉर्मूला कहलाता है, ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र का बीजीय व्यंजक कहलाता है, कहलाता है कि नहीं कहलाता, नहीं विद्युत फ्लक्स का, सॉरी विद्युत फ्लक्स का बीजीय व्यंजक कहलाता है। केस आपके पास में सेकंड इसमें ये हो सकता है कि सदिश क्षेत्र के स्थान पे आपके पास में कितना हो सकता है, सदिश क्षेत्र के स्थान पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, विद्युत क्षेत्र ले लिया ना तो चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो इससे क्या बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स का क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। इस सदिश क्षेत्र के स्थान पर आपको कुछ भी, कोई सा भी क्षेत्र दे सकता है, कोई भी सदिश राशि दे सकता है आपके पास में, समझो ना, कोई भी सदिश राशि दे सकता है। तो यही होता है सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन और कुछ नहीं होता है। सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, मैं तुम्हें देखो कर लिया नोट, ठीक है आगे बताते हैं हम। आगे मुझे बताओ, एक चीज बताओ कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स जो है यदि पॉजिटिव क्यों आवेश लेते हो, पॉजिटिव क्यों आवेश लेते हो तो विद्युत बल रेखा तुम्हें पता है किधर निकलेगी, बाहर क्यों निकलेगी, इसको तुम सब लोग जानते होगे, ऐसे तो निकलेगी विद्युत बल रेखा। और नेगेटिव क्यों आवेश लेते हो आप तो विद्युत बल रेखा अंदर की ओर प्रवेश करेगी, करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। और यदि आप, मैं पूछ लूं आपसे कि आप चुंबक लेते हो, क्या लेते हो, चुंबक, तो चुंबक हमेशा एकल ध्रुव में विद्यमान नहीं होता है, इसमें दोनों ध्रुव विद्यमान होते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ से बल रेखाएं निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है, समझो ना, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है। इस प्रकार से ये चुंबक के बारे में तुम्हें पता है, नॉर्थ से निकलती है बल रेखा और साउथ में प्रवेश करती है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है ना आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की, इसमें बाहर की ओर तो किधर से किधर की होती है, आपके पास में नॉर्थ से साउथ की ओर होती है आपके पास में। ध्यान रख लेना कि इसमें जो बाहर की ओर और अंदर की ओर अलग अलग डायरेक्शंस होती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा आपके पास में, ये चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसकी डायरेक्शन होगी बाहर, तो चुंबकीय बल रेखा होगी डायरेक्शन में ही, तो इसकी बल डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र की। और चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकलती है और किसमें प्रवेश करती है, साउथ में प्रवेश करती है। तो इस चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन में ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, तो बाहर किधर से किधर की हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। ध्यान रखना, अंदर किधर से किधर की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, तुम्हें पता होगा। आगे हम बढ़ते हैं सदिश क्षेत्र, अगला टॉपिक है अपना सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। हम पढ़ते हैं अब सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में। देखो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता क्या है, तो पहले तो पढ़ो सदिश क्षेत्र क्या होता है, और डाइवर्जेंस पढ़ेंगे हम। डाइवर्जेंस पढ़ भी लिया हमने। पहला सदिश क्षेत्र क्या होता है, तुम्हें पता है कि सदिश क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कैसी भौतिक राशि उपस्थित होती है, सदिश भौतिक राशि उपस्थित होती है, सदिश क्षेत्र कहलाता है आपके पास में। तो इस सदिश क्षेत्र में हमेशा सदिश भौतिक राशि उपस्थित होगी, होगी कि नहीं होगी। और सदिश भौतिक राशि की तो क्या होती है, दिशा होती है, होती भी नहीं होती, बिल्कुल होती है। और डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस तुम्हें पता है किस प्रकार से निकाला जाता है। डाइवर्जेंस निकाला जाता है किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है तो उसका डेल वेक्टर के साथ क्या, कौन सा प्रोडक्ट कर दो, अदिश गुणनफल कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो।
तो डाइवर्जेंस निकल जाता है, इतना जानिए। लेकिन सर ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस मिला करके ये क्या होता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ये क्या होता है, इसको बताओ। तो ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता है, देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है, फॉर्मूले यदि पता हो ना आपको, सबसे पहले फिजिक्स में क्या याद किया करो, आप फॉर्मूले याद किया करो। और फॉर्मूले याद करने के पश्चात क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट पर जाया करो, और कॉन्सेप्ट पर जाकर के फिर बाद में क्वेश्चन पर जाया करो। आजकल क्या करते हैं बच्चे कि फॉर्मूले याद हुए बस क्वेश्चन पर जंप लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। पहले फॉर्मूले याद करो, और फॉर्मूले से आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट बनाना, इसलिए आप पहले फॉर्मूले याद करो फिर कॉन्सेप्ट पर जाओ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है फिर आपके पास में क्वेश्चनों पर जाया करो। तो फॉर्मूले आपके पास में, इसका पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है, तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर कोई क्या है, सदिश क्षेत्र है। ए वेक्टर क्या है, कोई सदिश क्षेत्र है आपके पास में, तो इसका डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा मुझे बताओ, उसको कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इस प्रकार से तो लिखेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में फाई अपॉन डीवी, फाई अपॉन डीवी। और ये डीवी जो होता है अल्पांश आयतन होता है, और अल्पांश आयतन होने के कारण से इसमें क्या लगाएंगे, लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है लेकिन जीरो की ओर अग्रसर है, बिल्कुल जीरो की ओर क्या है, अग्रसर है ये। तो ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से ही आप देखो, मेन फॉर्मूला तो ये होता है, आप फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, ये लिमिट वगैरह को तुम मत हटाओ, देखो हटा दो लिमिट वगैरह को, इसको याद रखो, इसको याद रखो, इसको याद रख दो बस कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जो होता है वो फ्लक्स अपॉन अल्पांश आयतन, फ्लक्स और ये अल्पांश आयतन, समझ रहे ना। देखो फॉर्मूले में भी आपके पास में याद तो कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सी भौतिक राशि, ये कौन सी भौतिक राशि है, तो भी कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, इसकी तुम डेफिनेशन नहीं बना सकते। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इसका सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का फॉर्मूला तुम याद कर लो ये बस। और डेफिनेशन देखो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी फॉर्मूले से बन जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ देखो फॉर्मूला याद किया करो। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे कि एक ये भौतिक राशि पता होनी चाहिए उस फॉर्मूले में कि ये आपके पास में बल है, ये आपके पास में धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, टेस्टिंग चार्ज है आपके पास में, ये भौतिक राशि पता होना जरूरी है फॉर्मूले में, तभी जाकर के आप उसकी परिभाषा बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा तुमसे पूछे तो कैसे बनाओगे कि सबसे पहले जो नीचे वाला है ना उसको बोला करो, ये क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो क्या बोलोगे इसकी परिभाषा कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब जैसे कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर की परिभाषा बनाए, हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की परिभाषा बनाए, तो कैसे बनाओगे कि एकांक या अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा, फाई क्या होता है आपके पास में, फ्लक्स होता है, फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है, ये क्या होता है, अल्पांश आयतन होता है, अल्पांश वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा की अल्पांश आयतन से निर्गत जो फ्लक्स की मात्रा हो जाएगी वही सदिश क्षेत्र क्या कहलाएगा आपके पास में, डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो ये परिभाषा बन जाती है इसकी। तो देखो इसमें क्या लिखना, क्या आपको लिखना है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस टॉपिक डालना है, फिर लिखना है आपको कि हमें पता है कि सदिश क्षेत्र में कोई ना कोई सदिश राशि उपस्थित होती है, और सदिश राशि जो होती है उसकी कोई ना कोई तो दिशा होती है, और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए आप बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। दिशा को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला याद करना है बस। तो कैसे लिखोगे इसकी परिभाषा कि एकांक या अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा ही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है। या दूसरी परिभाषा तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लक्स और अल्पांश आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। समझ रहे हो ना। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे आप। देखो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया। इसको और भी लिख सकते हो, डेल डॉट ए वेक्टर ऐसे ही तो निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं दोस्तों, डीवी टेंड्स टू जीरो, फाई अपॉन डीवी, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्लियर हो गया होगा।
अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स की मात्रा ही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाती है, या फ्लक्स और अल्पांश आयतन का अनुपात ही क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का बारे में तुम्हें पता है कि फ्लक्स क्या होता है, तो इसका सूत्र और मैं बताऊंगा आपके पास में। फ्लक्स के बारे में तुम्हें पता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो यहाँ पर रख सकते हो उसकी वैल्यू, डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0, फाई की जगह लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट ds अपॉन dv, और आगे इस सूत्र को बढ़ाना चाहे तो ये इसका सूत्र हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इतना सूत्र तुम्हें याद रखना है और इतनी बातें इसके बारे में तुम्हें याद रखनी है, बस आपके पास में इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है और ये आपके पास में टॉपिक इसका खत्म हो जाता है सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का। देखो इसको परिभाषित करने के लिए आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव क्यों आवेश लिया आदि, इसके भौतिक अर्थों को समझने के लिए ये तो इतना ही है, देखो ये इतना है और थोड़ा सा इसको आगे और पढ़ते हैं। देखो केस बनते हैं इसमें, पहला यदि पॉजिटिव क्यों आवेश है तो पॉजिटिव क्यों आवेश के कारण डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होगी, मुझे बताओ। पॉजिटिव क्यों आवेश के कारण डाइवर्जेंस की वैल्यू जो होगी आपके पास में वो पॉजिटिव ही होगी। डाइवर्जेंस जो होगा वो क्या प्राप्त होगा आपके पास में, पॉजिटिव प्राप्त होगा। केस इसमें दूसरा बनता है कि नेगेटिव क्यों आवेश के कारण डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव क्यों आवेश के कारण किसी भी सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा आपके पास में, नेगेटिव होगा। तीसरा केस आपके पास में, यदि चुंबक को लगे तुम तो चुंबक के कारण क्या होगा, चुंबक के कारण डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या आएगी, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ कि चुंबक की बात करें, अभी बताया था इसलिए पहले बताया था मैंने आपको। चुंबक में क्या होता है, एक तो नॉर्थ एक साउथ, चुंबकीय बल रेखा है नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में प्रवेश करेगी, इस प्रकार से तो निकलेगी और साउथ में इस प्रकार से प्रवेश करेगी। तो मुझे बताओ कि इस चुंबक से जितनी चुंबकीय बल रेखा निकलती है उतनी ही इसमें क्या करती है, प्रवेश करती है। जितनी चुंबकीय बल रेखा इसमें निकलती है उतनी ही इसमें प्रवेश करती है। तो मुझे बताओ कि फ्लक्स जो होगा आपके पास में कितना प्राप्त होगा, चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू होगी परिणामी चुंबकीय फ्लक्स की वो कितनी प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। परिणामी जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जब परिणामी चुंबकीय फ्लक्स 0 प्राप्त हो जाएगा तो मुझे बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि डाइवर्जेंस जो होता है, अब जैसे कि डाइवर्जेंस जो होता है, जैसे कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का डाइवर्जेंस फाई अपॉन क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। अब मैंने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय, देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण से कौन सा फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस फील्ड की जगह भी क्या आएगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर चुंबक के कारण से कौन सा फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर सदिश क्षेत्र की जगह क्या आएगा आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, फाई अपॉन डीवी के बराबर। और जबकि हम देखते हैं कि चुंबक में तो फ्लक्स जो है आपके पास में कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जब फ्लक्स 0 प्राप्त होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस कितना प्राप्त होगा आपके पास में, 0। यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 ही तो आएगा चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस 0 आता है। यही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाता है, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है ये, मैक्सवेल का सेकंड लॉ या सेकंड इक्वेशन, ये द्वितीय समीकरण है आपके पास में। मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, द्वितीय इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, 0 होता है हमेशा। और परिणाली चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, इस क्षेत्र को परिणाली के क्षेत्र भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि प्रणाली के क्षेत्र को परीक्षण कीजिए, तो प्रणाली के क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए डाइवर्जेंस ही निकालना है। यदि डाइवर्जेंस 0 आ गया तो कह देंगे आप कि ये एक प्रणाली के क्षेत्र है। बी वेक्टर का हमेशा ध्यान रख लेना, बी वेक्टर एक प्रणाली के क्षेत्र होता है जिसके कारण से इसका डाइवर्जेंस का मान 0 होता है। और इसका एक और रीजन होता है, इससे जो चुंबक जो होता है उससे परिणामी जो फ्लक्स होता है वो कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इसलिए इसका डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी आती है, 0 प्राप्त होती है। तो ये मैक्सवेल का आपके पास में द्वितीय समीकरण होता है। ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का टॉपिक आपका क्लियर है, समझ गए। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का टॉपिक आपका क्लियर है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा।
तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ ले, कमेंट में मुझसे पूछ ले, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफी है, आपके सबके समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप पूरे लेक्चर को देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, और यदि समझ में नहीं आए तो फिर उसको दोबारा पीछे लो, और पीछे लेकर के फिर दोबारा इसको देखो। थैंक यू एवरीवन।